हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अर्जुन और नीता की सगाई हो चुकी है। विजय जी एक छोटी सी पार्टी अपने घर पर रखते हैं जिसमें घर के सभी सदस्य और मेहमान खूब एंजॉय करते हैं। वहीं पर मीरा और निधि अब कॉलेज जाना शुरू कर देते हैं, जहां पर मीरा को अपनी माँ का दूसरा खत मिलता है। अब आगे मीरा को सावित्री का भेजा दूसरा खत मिला। निधि ने खत देखकर कहा, खोलो इसे और पढ़ो, हो सकता है इसमें तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। मीरा ने कांपते हाथों से खत को खोला और पढ़ने लगी। प्रिय मीरा, जानती हूँ ये खत पढ़ने से तुम घबरा रही हो। तुम सोच रही होगी कि अब कौन सा सच तुम्हारे सामने आने वाला है, लेकिन यकीन मानो ये सभी सच तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब तक तुम एक सुरक्षित जगह पहुंच चुकी होगी जैसा कि मैं चाहती थी, और इसीलिए मैं तुम्हें ये सच बताने जा रही हूँ। तुम मुझसे हमेशा एक सवाल करती थी कि मेरे पिता कौन है, और मैंने हमेशा कहा कि वो इस दुनिया में नहीं है। विपरीत इसके मैं हमेशा गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर लगाकर रहती थी। जब भी तुम्हारी सवालों से भरी आंखें देखती थी तो अंदर ही अंदर बहुत घुटन होती थी कि तुम्हें सब बता दूं, पर वो सही वक्त नहीं था मीरा। तुम्हारे पिता जिंदा है मीरा, वो इसी दुनिया में है, लेकिन कुछ वजहों से मैंने तुम्हें उनसे हमेशा दूर रखा। मैं हमेशा तुम्हें उस काले सच से दूर रखना चाहती थी। सच क्या है, ये जानने के लिए तुम्हें एक बार फिर अपने पुराने घर जाना होगा। उस घर के कमरे का वो बक्सा जिसे मैंने तुम्हें कभी छूने तक नहीं दिया, उसे खोलना होगा। मुझसे जुड़ा हर सच तुम्हें वहीं मिलेगा मीरा। वो सब मैं इस खत में नहीं लिख सकती। जैसे ही तुम भोपाल पहुंचोगी, तुम्हें उस बक्से की चाबियां मिल जाएंगी। सच जानने के बाद जो फैसला तुम लोगी, उससे तुम्हारी जिंदगी का आगे का सफर तय होगा। तुम्हारी माँ सावित्री शर्मा। मीरा ने खत पढ़ा और निधि की ओर बढ़ा दिया। निधि ने खत पढ़ा और मीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें भोपाल जाना चाहिए मीरा। हो सकता है वहां जाकर तुम्हें सच का पता चले, और कितनी खुशी की बात है कि तुम्हारे पापा भी जिंदा हैं। मीरा को खामोश देखकर निधि ने फिर कहा, क्या हुआ मीरा, क्या तुम खुश नहीं हो? मीरा ने उदास नजरों से निधि की ओर देखा और कहने लगी, निधि, हमें समझ नहीं आ रहा है, माँ के जाने के बाद इन खतों का मिलना ऐसा क्यों हो रहा है? हो सकता है आंटी मरने से पहले तुम्हें सारा सच बताना चाहती हो और उन्होंने ये सब लिखे हो। निधि ने कहा, नहीं निधि, अगर उन्होंने ये खत लिखे होते तो ये बिना पते के हमारे पास कैसे पहुंचते? देखो, लिफाफे पर कोई एड्रेस नहीं लिखा है, तो फिर कैसे ये खत सीधा हमारे पास पहुंच जाता है? मीरा ने कहा। मीरा की बात सुनकर निधि भी सोच में पड़ गई और फिर कहा, तुम्हें ये खत किसने लाकर दिया? कॉलेज के चपरासी ने। मीरा ने कहा, तो चलो फिर उसी से चलकर पूछते हैं। निधि ने उठते हुए कहा और मीरा के साथ कॉरिडोर में चली आई, जहां चपरासी अपनी कुर्सी पर बैठा था। निधि ने मीरा के हाथ से लिफाफा और खत लिया और चपरासी को दिखाते हुए पूछा, भैया, कुछ देर पहले आप ये खत मीरा को देकर आए थे, क्या आप बता सकते हैं कौन देकर गया था? अरे बिटिया, एक आदमी आया था, उसने खत देकर कहा कि मीरा राजपूत को दे दे, तो हम लेकर दे आए। चपरासी ने कहा, आदमी? कैसा आदमी, कुछ नाम बताया उन्होंने? मीरा ने कहा, नहीं बिटिया, नाम तो नहीं बताया। चपरासी ने कहा, कोई हुलिया, पहचान उसकी, मतलब कैसा दिखता है, चेहरा देखा था आपने? निधि ने कहा, अरे बिटिया, हेलमेट लगाया हुआ था तो चेहरा तो नहीं देख पाए। चपरासी ने कहा, अब क्या करें? निधि ने मायूस होकर कहा, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या बिटिया? चपरासी ने कहा, नहीं भैया, कुछ नहीं। निधि, चलो यहाँ से। कहते हुए मीरा निधि का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले गई। दोनों घर जाने के लिए कॉलेज के बाहर आईं। चलते चलते निधि ने कहा, यार, ये गुत्थी तो सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है। तुम्हें खत भेजने वाला आंटी नहीं बल्कि कोई आदमी है। कौन हो सकता है ये आदमी? ये तो हम नहीं जानते निधि, पर शायद वो हमारे बारे में सब जानता है। मीरा ने खोए हुए स्वर में कहा, कहीं वो तुम्हारे पापा ही तो नहीं? निधि ने सोचते हुए कहा, पता नहीं निधि, ये सब तो हमें अब भोपाल जाकर ही पता चलेगा। मीरा ने कहा, लेकिन एग्जाम्स?
1 हफ्ते बाद एग्जाम है, निधि ने चिंता जताते हुए कहा। कागजों वाले इम्तिहान से ज्यादा जरूरी जिंदगी के इम्तिहान है निधि। जब तक हम ये सच्चाई जान नहीं लेते हमें चैन नहीं आएगा, मीरा ने रुक कर कहा। निधि ने मीरा को गले लगाया और कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मीरा, देखना सब अच्छा होगा। निधि, घर पर इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, हम नहीं चाहते हमारी वजह से वो सब परेशान हो। मीरा ने कहा, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, जब सब ठीक हो जाए तब तुम खुद ही बता देना। निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो निधि, तुमने हमेशा हमारा साथ दिया है। मीरा ने भावुक होकर कहा। चलो इस बात पर गोलगप्पे खाते हैं, निधि ने चहकते हुए कहा। नहीं, हमारा मन नहीं है, मीरा ने कहा। मन नहीं है, पेट तो है ना, और मैडम जी पेट तो खाने से ही भरेगा, और खाएंगे तभी तो दिमाग चलेगा, निधि ने कहा। तो मीरा मुस्कुराने लगी और कहा, तुम और तुम्हारी बातें, अब चलो। दोनों गोलगप्पे वाले के पास आई तो निधि ने कहा, भैया तीखे वाले बनाना। जी दीदी, छोटू ने कहा और फिर एक एक करके दोनों को खिलाने लगा। गोलगप्पे खाकर दोनों घर के लिए निकल गईं। घर आकर निधि दादू के साथ बगीचे में चली गई और मीरा कमरे में चली आई। उसने बैग से खत निकाला और एक बार फिर पढ़ने लगी। 1 बार, 2 बार और ना जाने कितनी बार उसने खत को पढ़ा। जब आंखों से आंसू बहने लगे तो उसने यह खत मोड़कर अलमारी की दराज में रख दिया जिसमें पहला खत भी पड़ा हुआ था। मीरा ने बाथरूम में जाकर मुंह धोया और बालकनी में आकर खड़ी हो गई। सूरज अब उतरने लगा था और धूप भी सिमटकर बालकनी तक बची थी। सर्दियों में अक्सर दिन छोटे हो जाते हैं। मीरा उदास आंखों से ढलते दिन को देख रही थी। सूरज की बेजान हो चुकी रोशनी उसके चेहरे की उदासी और बढ़ा रही थी। उसने अपने हाथों को आपस में बांध लिया और सहलाते हुए अपने बीते वक्त के बारे में सोचने लगी। अंधेरा होने लगा तो मीरा कमरे में चली आई। उसने अपनी किताब उठाई और पढ़ने बैठ गई, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में ना लगकर बार बार उस खत की ओर जा रहा था। थककर मीरा ने किताब वापस बंद कर दी और लेट गई। लेटने के बाद काफी देर तक वो खुद से ही जूझती रही और फिर उसे नींद आ गई। रात के खाने के लिए जब वो नीचे नहीं आई तो निधि ऊपर चली आई। मीरा को सोया देखकर उसने जैसे ही उसे कंबल ओढ़ाया, उसका हाथ मीरा के हाथ को छू गया। अरे, इसे तो बुखार है, निधि ने कहते हुए मीरा का सर और गर्दन छुआ जो कि बुखार में तप रहा था। निधि घबरा गई। उसने मीरा को अच्छे से कंबल ओढ़ाया और नीचे चली आई। क्या हुआ, मीरा नहीं आई? खाना नहीं खाएगी क्या आज वो? विजय ने कहा। पापा, मीरा को बुखार है, निधि ने उदास होकर कहा। क्या, उसे बुखार है? उसने बताया ही नहीं, दादाजी ने चिंता जताते हुए कहा। आप सब खाना खाइए, मैं जाकर देखती हूँ, कहते हुए राधा सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। खाना सबके गले से तो उतरा पर मुश्किल से। तभी अर्जुन ने कहा, कल देर रात तक वो बिना स्वेटर के बाहर घूम रही थी, इसी वजह से उसे बुखार आ गया। बहुत बेपरवाह है ये लड़की खुद को लेकर। सगाई में इतनी प्यारी लग रही थी ना, जरूर उसे किसी की नजर लगी है। कल सुबह उठते ही नमक और राई उस पर से वार कर फेंकूंगी, दादी माँ ने कहा। विजय को ये अंधविश्वास लगा तो बोल पड़े, क्या माँ आप भी? उसे इन सब की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है, मैं अभी डॉक्टर मेहता को फोन करता हूँ। विजय उठे और वॉश बेसिन की ओर बढ़ गए। उन्होंने हाथ धोए और डॉक्टर को फोन करने लगे। अक्षत खामोश बैठा था। मीरा के बीमार होने की वजह वो जानता था। बीती रात मीरा हॉल में सो रही थी, ये बात सिर्फ अक्षत ही जानता था। राधा ऊपर कमरे में आई। उसने मीरा को छूकर देखा, बुखार तेज था। वे वहीं बैठ गई और मीरा का हाथ अपने हाथ में लेकर खुद से कहने लगी, सबका ख्याल रखेगी पर अपना भूल जाएगी। सबको खुश देखना होता है इसे, पर ये नहीं कि अपना भी ख्याल रखे। हो गई ना बीमार, कितनी परेशानी हो रही होगी और बताया भी नहीं। राधा बड़बड़ाती रही और मीरा गहरी नींद में सोई रही। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। हाँ, बीच बीच में ठंड की वजह से चहक उठती। राधा प्यार से उसका सर सहलाती रही। कुछ देर बाद विजय डॉक्टर मेहता के साथ कमरे में आए। डॉक्टर मेहता ने मीरा का चेकअप किया और कुछ दवाइयां लिखकर पेपर विजय को थमा दिया। जल्दी आराम के लिए उन्होंने एक इंजेक्शन मीरा को लगा दिया। तीनों कमरे से बाहर चले आए तो डॉक्टर ने कहा, ठंड लगने की वजह से तेज बुखार आ गया है,
अभी मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक आराम आ जाएगा। लेकिन ठंडी में तो इतना रही ही नहीं, विजय ने कहा। आप परेशान मत होइए, वो ठीक है, दवा दीजिए। अगर कल तक बुखार नहीं उतरे तो मुझे एक बार फिर बुला लीजिएगा, ब्लड टेस्ट करके देख लेंगे, डॉक्टर ने कहा। थैंक यू डॉक्टर, चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ, विजय ने कहा और राधा व डॉक्टर को लेकर नीचे आ गए। डॉक्टर के जाने के बाद विजय डाइनिंग टेबल के पास आए और निधि से मीरा का ख्याल रखने को कहा। खाना खाने के बाद अर्जुन और निधि दोनों कमरे में आए। मीरा को सोया हुआ देखकर अर्जुन ने कहा, सच बता रहा हूँ निधि, सच में पागल है ये लड़की। बाकी सबके बारे में इतना सोचती है, पर जब बात खुद पर आती है तो बिल्कुल केयरलेस हो जाती है। हाँ भाई, आज कॉलेज के बाद से ही मीरा बहुत परेशान थी, अनजाने में निधि के मुंह से निकल गया। क्यों, कॉलेज में कुछ हुआ है क्या, अर्जुन ने पूछा। निधि को याद आया मीरा ने उसे ये सब बताने से मना किया है, तो उसने बात पलटते हुए कहा, नहीं भाई, वो एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, तो उन्हीं को लेकर थोड़ा टेंशन में थी। छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती है ये भी। अभी तुम इसका ख्याल रखो, मैं कल सुबह अपने फ्रेंड से कहकर इसके नोट्स मंगवा दूंगा। मेरे फ्रेंड्स के पापा तुम्हारे कॉलेज में लेक्चरर हैं, अर्जुन ने कहा। ठीक है, मीरा ठीक तो हो जाएगी ना भाई, निधि ने उदास होकर कहा। अर्जुन उसके पास आया और उसका गाल छूकर कहा, निधि, उसे सिर्फ बुखार है, सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तुम उसकी अच्छी दोस्त हो ना, तो ख्याल रखो उसका। अर्जुन के जाने के बाद निधि मीरा के पास आकर बैठ गई और प्यार से उसे देखने लगी। आज वो मीरा की डांट और उसकी आवाज को बहुत मिस कर रही थी। नीचे किचन का काम खत्म होने के बाद राधा ने एक बड़े कटोरे में पानी रखा और साफ कपड़े की पट्टियां लेकर किचन से बाहर आई। डाइनिंग टेबल के पास खड़ा अक्षत मिल गया। उसे देखकर राधा उसके पास आई और कहा, आशु, तुम सोए नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? माँ, मुझे आपको कुछ बताना है, अक्षत ने धीमी आवाज में कहा। हाँ कहो ना, राधा ने कहा। वो मीरा को बुखार मेरी वजह से हुआ है, अक्षत ने कहा। क्या बोल रहा है तू? राधा ने हैरानी से कहा। हाँ, वो कल रात आप सबके सोने के बाद मीरा ऊपर वाले हॉल में सो रही थी। वो नींद में थी, इसलिए मैंने उसे उठाया नहीं, शायद तभी वो बीमार हो गई है, अक्षत ने मासूमियत से कहा। बुद्धू, कल पूरा दिन वो मेरा काम में हाथ बटा रही थी, भाग दौड़ और थकान की वजह से उसे बुखार आ गया होगा। ये ठंडे पानी की पट्टियां रखूंगी ना उसके सर पर तो ठीक हो जाएगा बुखार, राधा ने जाते हुए कहा। माँ, आप भी थक गए होंगे ना, ये मुझे दे दो, मैं कर दूंगा, राधा ने अक्षत को रोकते हुए कहा। राधा को बड़ी हैरानी हुई, अक्षत को पहली बार उन्होंने किसी के लिए परेशान होते देखा था। राधा बड़े प्यार से अक्षत को देखने लगी। उन्हें ऐसे देखता पाकर अक्षत ने कहा, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ, आजकल तुझे गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ाहट नहीं होती, बदलने लगा है तू आशु, राधा ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, लाइए ये कटोरा मुझे दीजिए और आप जाकर सो जाओ। कहते हुए अक्षत ने पानी का कटोरा राधा के हाथ से लिया और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। जैसे ही अक्षत कमरे में आया, निधि ने बोलना चाहा, लेकिन अक्षत ने उसे चुप रहने का इशारा किया और खुद मीरा के पास पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने ट्रे रखी और निधि से कहा, माँ ने मीरा के सर पर ठंडी पट्टी रखने को कहा है, तुम थक गई होगी इसलिए सो जाओ, मैं रख दूंगा। निधि ने कहा और मीरा की बगल में कुछ दूर जाकर लेट गई। अक्षत ने मीरा का सर छूकर देखा, बुखार बहुत तेज था। उसने पट्टी को पानी में भिगोया और उसे मीरा के सर से लगा दिया। ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। निधि अधखुली आंखों से देख रही थी। अक्षत की आंखों में मीरा के लिए प्यार और परवाह दोनों नजर आ रहे थे। निधि को बहुत अच्छा लगा। कुछ देर बाद वो करवट बदलकर सो गई। जल्दी ही उसे नींद आ गई। अक्षत वहीं बैठा एक एक करके मीरा के सर पर पट्टियां रखता रहा। सारी रात वो जागकर मीरा के सर की पट्टियां बदलता रहा। देर रात जाकर मीरा का बुखार कुछ कम हुआ तो अक्षत ने पट्टियां उतार कर रख दी। अक्षत ने प्यार से मीरा के गाल को छुआ तो नींद में मीरा ने अक्षत का हाथ थाम लिया और अपने निचले गाल से लगाकर सो गई। अक्षत मुस्कुरा उठा और प्यार से मीरा के मासूम चेहरे की ओर देखता रहा। मीरा के गोरे हाथ में उसका सांवला हाथ कितना अच्छा लग रहा था। खिड़की के बाहर झांकते चांद की रोशनी सीधी उन दोनों के हाथों पर आकर गिर रही थी।
एक सुखद एहसास जो आज से पहले अक्षत को कभी नहीं हुआ था। अक्षत सोच में डूब गया। क्या वो सच में बदल गया है? मीरा को लेकर उसकी सोच, उसकी भावनाओं का बदलना यूं ही तो नहीं था। आज से पहले उसने कभी किसी के लिए इतनी परवाह नहीं जताई जितनी मीरा के लिए जताने लगा था। जलन की भावना, मीठा सा एहसास, बेवजह मुस्कुराना, क्या था ये सब? क्या ये प्यार था? हाँ, ये प्यार ही था। प्यार ही एक ऐसा एहसास है जो सब कुछ बदल सकता है। बुरे इंसान को अच्छा बना सकता है, गुस्से को परवाह में बदल सकता है, जीना सिखा सकता है और फिर से जीने की उम्मीद भी जगा सकता है। अक्षत अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। सोचते सोचते जब पलकें नींद से बोझिल होने लगी तो वो मीरा का हाथ थामे वहीं सर रखकर सो गया। एक सुकून भरी नींद अक्षत सोया हुआ था। हीटर की वजह से कमरे में ठंड कम थी, लेकिन मीरा के हाथों का स्पर्श उसे गर्माहट दे रहा था। सुबह जब मीरा की नींद खुली तो उसने देखा अक्षत कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया है। उसने जैसे ही हाथ उठाया, अक्षत का हाथ अपने हाथ में देखकर हैरान थी। अक्षत की उंगलियों की पकड़ काफी मजबूत थी। मीरा ने देखा अक्षत के बिखरे बाल उसकी आंखों पर आ रहे हैं। उसने अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को साइड किया और प्यार से देखने लगी। सोते हुए कितना शांत लगता था वो। मीरा ने धीरे से अक्षत का हाथ अपने हाथ से अलग किया ताकि उसकी नींद न टूटे। वो उठी और अपना कंबल उसे ओढ़ा दी। बाथरूम में जाकर उसने मुंह धोया और फिर बाहर आकर तौलिए से पोंछने लगी। उसे अभी भी कमजोरी महसूस हो रही थी। वो कमरे से बाहर आई और नीचे चली आई। राधा किचन में काम कर रही थी और दादी माँ पूजा घर में थी। मीरा किचन के बाहर आकर रुक गई तो राधा उसके पास आई और उसका सर छूकर कहा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? हमें क्या हुआ था? मीरा ने हैरानी से कहा। तुम्हें कल शाम बहुत तेज बुखार हो गया था, इतना कि तुम्हें तो होश भी नहीं था। फिर डॉक्टर ने आकर दवा दी, इंजेक्शन लगाया, तब तुम गहरी नींद में सो गई थी। तुम खड़ी क्यों हो? चलो वहां चलकर बैठो। राधा ने मीरा को डाइनिंग के पास कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। तभी हमारा बदन टूट रहा था, मीरा ने कहा। मैं तुम्हारे लिए एक कप अदरक तुलसी वाली चाय ले आती हूँ, तुम्हें अच्छा लगेगा, राधा ने जाते हुए कहा। अरे नहीं आंटी, अभी तो हम नहाए भी नहीं हैं, मीरा ने कहा। बुखार में कौन नहाता है? चुप करके बैठो, राधा ने मीठी झिड़की देकर कहा। राधा मीरा के लिए एक कप चाय ले आई। मीरा ने चाय पी, दवा ली तो कुछ आराम मिला। वो वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद वापस ऊपर चली आई। अक्षत अभी तक सो रहा था। मीरा नहाने के लिए चली गई। नहाकर वो नीचे राधा के पास आई और कहा, आंटी। हाँ मीरा, कुछ चाहिए तुम्हें? राधा ने नाश्ता बनाते हुए कहा। हम भोपाल जाना चाहते हैं, अपने घर, मीरा ने कहा। हाँ तो चली जाना, राधा ने प्यार से कहा। आज ही जाना चाहते हैं, मीरा ने कहा। आज ही? बेटा, अभी तुम्हारी तबीयत भी खराब है, सफर करोगी तो ज्यादा परेशान होगी। जब ठीक हो जाओ तब आराम से चली जाना, राधा ने चिंता जताते हुए कहा। नहीं आंटी, हमारा जाना बहुत जरूरी है, हमें आज ही जाना है, मीरा ने बेचैनी से कहा। अच्छा ठीक है, चली जाना, इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा, लेकिन मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी, राधा ने कहा। फिर? मीरा ने कहा। अक्षत तुम्हें वहां ले जाएगा, मैं उसे कह देती हूँ, राधा ने कहा। आप उन्हें क्यों परेशान कर रही हैं? हम अकेले चले जाएंगे, मीरा ने कहा। अकेले जाने देती, पर तुम्हारी हालत देखकर मुझे लग रहा है वहाँ सब सही नहीं है, राधा ने गंभीरता से कहा। सब सही करना चाहते हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं आंटी, मीरा ने बुझे मन से कहा। सब ठीक हो जाएगा, तुम नाश्ता करो, तब तक मैं अक्षत से बात कर लेती हूँ, कहते हुए राधा ने नाश्ते की प्लेट मीरा को थमाई और बाहर निकल गई। मुश्किल से 2 निवाले मीरा के गले से नीचे उतरे। राधा ऊपर आई, लेकिन अक्षत अपने कमरे में नहीं था। उसने निधि से पूछा तो उसने बताया कि भाई उसके कमरे में सो रहा है। राधा ने उसे आकर उठाया और अक्षत हड़बड़ाकर उठ बैठा। राधा उसके पास बैठी और कहा, रात भर जाग रहा था ना? अक्षत ने नींद में कहा। चल उठ और नहाकर नीचे आजा, मैं नाश्ता लगाती हूँ, राधा ने प्यार से उसके गाल को छूकर कहा। अक्षत उठा और अपने कमरे में चला आया। उसने गर्म पानी का शावर लिया तो उसे अच्छा महसूस होने लगा।
नहाने के बाद जैसे ही बाहर निकला देखा फोन काफी देर से बज रहा है। अक्षत ने बाल पोंछते हुए फोन देखा, शुभ के 7-8 मिस्ड कॉल थे। उसने फोन वापस लगाया। उधर से एक रिंग में ही शुभ ने फोन उठा लिया और चिल्लाकर कहा, कमीने, तेरा ये रोज का है ना? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, उठाया क्यों नहीं? भाई नहा रहा था, अक्षत ने कहा। लड़का होकर तू कब से नहाने में इतना टाइम लगाने लगा? अच्छा सुन, मैंने तुझे याद दिलाने के लिए फोन किया था कि आज 9 बजे सिन्हा सर के घर जाना है, उनसे बात करने, उसके बाद ही हमें इंटर्नशिप के लिए दिल्ली में एडमिशन मिल पाएगा। शुभ एक सांस में सब कह गया। हाँ मुझे याद है, अभी 8:30 बजे हैं, तो 9 बजे मुझे घर पर मिल, अक्षत ने शर्ट पहनते हुए कहा। ठीक है, बाय, कहकर शुभ ने फोन काट दिया। अक्षत ने बाल बनाए, परफ्यूम लगाया और कमरे से बाहर निकल गया। नीचे आया तो सभी नाश्ता कर रहे थे। अक्षत ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और हॉल के कॉरिडोर में रखे शूज पहनने लगा। राधा उसके पास आई और कहा, आशु। जी माँ, अक्षत ने जूते पहनते हुए कहा। मीरा को भोपाल जाना है और मैं नहीं चाहती इस हालत में वो अकेले जाए, तुम इसे लेकर चले जाओ, राधा ने कहा। लेकिन माँ, अक्षत ने जैसे ही बोलना चाहा, मीरा ने कहा, प्लीज अक्षत जी, ना मत कहिएगा, हमारा जाना बहुत जरूरी है, प्लीज चलिए। अक्षत दुविधा में फंस गया। उसे शुभ के साथ भी जाना था, लेकिन मीरा को वो ना नहीं कह पाया और कहा, ठीक है, तुम बाहर आ जाओ। अक्षत ने जैसे ही हामी भरी, मीरा के चेहरे से कुछ परेशानी कम हो गई। वो वहां से बाहर की ओर निकल गई। अक्षत ने जूते पहने और बाहर आया। मीरा अक्षत का इंतजार कर रही थी। अक्षत ने उसे चलकर गाड़ी में बैठने को कहा और शुभ को फोन लगाने लगा। तभी सामने से आता शुभ दिख गया और कहा, चल जल्दी। शुभ सुन, अक्षत ने कहा। अब क्या हुआ? शुभ ने उसके पास आकर कहा। दरअसल वो मुझे अभी भोपाल के लिए निकलना है, सर से हम लोग शाम को नहीं मिल सकते? अक्षत ने कहा। साले तू फिर नाटक कर रहा है, कितनी मुश्किल से मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया है और तू लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर रहा है, शुभ ने नाराज होते हुए कहा। आई एम सो सॉरी यार, माँ ने कहा है मीरा के साथ भोपाल जाना है, सो आई एम सॉरी, अक्षत ने कहा। शुभ थोड़ा रुका और कहा, किसके साथ जा रहा है? बताया ना, मीरा के साथ, अक्षत ने कहा। अच्छा, भाभी के साथ जा रहा है, शुभ ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा। चुप कर कमीने, क्या बक रहा है? और वो तेरी भाभी कैसे हुई? अक्षत ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा। तू उसे कब कहेगा पता नहीं, पर मैंने तो उसे कल रात ही भाभी मान लिया था, शुभ ने अपने मुंह से अक्षत का हाथ हटाते हुए कहा। देख मैं मुंह तोड़ दूंगा तेरा, अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा। शुभ ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, तुम दोनों अकेले भोपाल जा रहे हो, मतलब साथ में कोई नहीं। आह, खूबसूरत सफर, और ऐसे में काश वहाँ बारिश हो, तुम दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार जगे और दोनों एक हो जाओ। ठरकी है तू साले, चल निकल, मुझे देर हो रही है, कहते हुए अक्षत जाने लगा तो शुभ ने कहा, अक्षत? अक्षत ने पलटकर कहा। पसंद करने लगा है ना उसे? शुभ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, थोड़ा सा, और वहां से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शुभ के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो गाते हुए अंदर की तरफ जाने लगा। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। अब आगे क्या होने वाला है? मीरा को भोपाल जाकर कौन सा सच पता चलेगा? अक्षत और मीरा का रिश्ता आगे चलकर क्या रूप लेने वाला है? सब जानने के लिए बने रहे आराधना वॉइस में। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपकी हेल्प की अभी बहुत जरूरत है फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।